चलो, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया। लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया, भारत की भाषा और भारत का साहित्य, ये हमें पढ़ना है। ठीक, अब देखो भाई, लिटरेचर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, लेकिन लिटरेचर से पहले आपको समझनी होगी भारत की भाषाएं, भारत की लैंग्वेजेस। एक स्टेटमेंट कही जाती है कि लैंग्वेज क्रिएट्स द सोसाइटी, लैंग्वेज क्रिएट्स द सोसाइटी। ठीक, लैंग्वेज जो होती है वो समाज का निर्माण करती है एंड लिटरेचर रिफ्लेक्ट द सोसाइटी, रिफ्लेक्ट द सोसाइटी। और जो लिटरेचर होता है उसे समाज का आईना कहा जाता है, मतलब जो भी आपकी सोसाइटी में चीजें चल रही हैं उसको दिखाने का काम करता है लिटरेचर। ठीक, जो भी प्रथाएं चलेगी वो जो राइटर होगा वो अपनी किताब में लिख देगा। ठीक, वहां से आपको पता चलेगा कि भाई उस समय की सोसाइटी कैसी थी। अब जब हम वेद पढ़ते हैं, हम वैदिक काल की बुक्स पढ़ते हैं, हम गुप्त काल की बुक्स पढ़ते हैं, हम दिल्ली सल्तनत की बुक पढ़ते हैं, हम मुगल्स की बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो राजपूत स्टाइल की बुक पढ़ते हैं, तो आपने वो चीजें देखी थोड़ी, आपने मुगल्स देखे थोड़ी हैं, लेकिन जब मुगलों की आपने बुक्स पढ़ी तो आपको पता चलेगा मुगल्स कैसे थे, मुगल्स की व्यवस्था कैसी थी, मुगल्स की भाषा कैसी थी, मुगल्स की प्रथाएं कैसी थी, वो सब कुछ आपको पता चला। कैसे? सिर्फ उनकी किताबों से। तो उस समय की पूरी सोसाइटी का आपको अंदाजा हो गया वहां के लिटरेचर से। अब इस लिटरेचर को जो जन्म देगा वो होगी उसकी लैंग्वेज। अब ये रहेगा हमारा सेकंड पार्ट, लिटरेचर। फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा लैंग्वेज, कि भारत में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन सी मेन भाषा बोली जाती है, और असल में भाषा का इंपैक्ट क्या होता है सोसाइटी पे। देखो, एक सिंपल मैं आपको बोलूं कि सपोज मैं किसी मोहल्ले में गया, ठीक, घूमता फिरता गया, और वहां पर देखा मैंने लोग गालियां दे रहे हैं, ओए अबे, ये सब चल रहा है। ठीक, तो एक सोसाइटी में वहां गया, फिर उसके बाद मैं दूसरे मोहल्ले में चला गया, वहां से दूसरे मोहल्ले में गया तो वहां पे मैंने देखा लोग बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, आप तुम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब भाई ना तो मैं उन्हें पर्सनली जानता था जो गाली दे रहे थे, ना मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं जो इंग्लिश दे रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक इमेज बन गई कि वो लोग कैसे थे और वो लोग कैसे। तो उस एरिया की सोसाइटी की पूरी इमेज बन गई कि अगर मुझे कभी रूम रेंट पे लेना होगा तो मैं वहां तो नहीं लूंगा। वो मैंने देख लिया कि भाई वहां की सोसाइटी, वहां का समाज बैकवर्ड है, जो उनकी भाषा में दिखा। और उस एरिया की जो इंग्लिश बोल रहे थे या जो अच्छे से बोल रहे थे, उस लैंग्वेज, उस एरिया की सोसाइटी अच्छी है, उस एरिया में सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी कुछ वैल्यूज है कि किसको क्या नहीं बोलना है। तो सिर्फ भाषा से ही मैंने आइडिया लगा लिया कि सोसाइटी कैसी है और उनकी सोसाइटी की वैल्यूज कैसी है। समझ गए? अब भाई भाषा की अगर हम बात करें, अगर हम बेसिकली, हमारा जो टॉपिक है वो है लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कि भारत में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। आपको क्या लगता है कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी? एक आइडिया। 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, कितनी? तो अगर मैं बात करूं, इंडिया में 19,500 मदर टंग लैंग्वेज बोली जाती है, मातृभाषा बोली जाती हैं, और 121 मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती है, मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती है। एक स्टेटमेंट इस चीज को डिफाइन करेगी। एक स्टेटमेंट आती है, कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी, पर बदले वाणी, मतलब कोस कोस पर बदले पानी। आप भारत में अगर एक कोस चल जाओगे तो वहां का पानी बदल जाएगा। आप सुना होगा देहरादून का पानी अलग है, गाँव का पानी अलग है, टिहरी का पानी अलग है, और हर 4 कोस बाद भाषा भी बदल जाएगी। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, हर 4 कोस बाद
भाषा बदल जाती है, वाणी मतलब लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। ठीक, अब देखो हम, अब यहां से आप लगा सकते हो कि भाई जो ये डेटा है 19, और ये वो है जिस जो रिकॉर्डेड है, जिसके बारे में सरकार को पता है कि इतनी तो है, इसके अलावा अनगिनत कितनी है, ठीक, वो बहुत बड़ा डेटा हो जाता है। अब हमें पढ़नी कौन सी है? क्या हमें 19,000 मदर टंग लैंग्वेज पढ़नी है, या हमें 121 मेजर लैंग्वेजेस पढ़नी है? दोनों ही बहुत सारी हैं। ठीक, तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें 3 क्षेत्र में बांट के, या 3 क्लासिफिकेशन करेंगे उसका, और पूरी की 121 हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो अब एक चीज और कि, ठीक है, सीधा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वहीं से मैं आपके हिस्ट्री पे बात करूंगा। यहां तक क्लियर आया? तो कभी भी लैंग्वेज पे आए तो ये स्टेटमेंट आप कोट कर सकते हैं। ये दिखाता है इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि भारत में लिंग्विस्टिक मतलब बहुभाषीय जो विविधता है हमारी, कितनी ज्यादा है। बढ़े आगे, लिख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म हम्म वैसे 10 किलोमीटर को बोलते हैं। बढ़े आगे, चलो। तो भाई देखो, इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पूरे भारत की भाषाओं को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक, 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है, 3 फैमिलीज में बांटा जाता है, जिसमें से पहला ग्रुप आता है इंडो आर्यन फैमिली, इंडो आर्यन परिवार, पहला ग्रुप ये आता है। दूसरा ग्रुप आता है आपके सामने द्रविडियन फैमिली, द्रविडियन फैमिली। ठीक, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली या द्रविडियन फैमिली कह सकते हो आप, द्रविडियन। और तीसरा आता है आपके सामने सीनो तिबेतियन ग्रुप, सीनो तिबेतियन फैमिली, सीनो तिबेतियन फैमिली। ठीक है, इंडो आर्यन फैमिली जो है ये है नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज। एक हल्का सा आपको आइडिया लग जाएगा, ये है नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज। ठीक, जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, पूरा नॉर्थ इंडिया। द्रविडियन लैंग्वेज है आपकी साउथ इंडिया की लैंग्वेज, जिसमें सारी साउथ इंडिया की लैंग्वेज आएगी, तेलुगु, मलयालम, सब कुछ। और जो सीनो तिब्बतियन है बेसिकली ये है आपकी लद्दाख, और आप ये कह सकते हो कि हिमालयन एरिया की। ठीक, हिमालयन में क्योंकि आपका लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल और पूरा नॉर्थ ईस्ट जाएगा। ठीक, पूरा नॉर्थ ईस्ट ये है। तो भारत की सारी भाषाओं को इन 3 आधारों पर बांट के हम पढ़ सकते हैं। हम इंडो आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, हम द्रविडियन के बारे में पढ़ेंगे, और हम सीनो तिब्बतियन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ऐसे आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है वही आपके सामने इंडो आर्यन फैमिली, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके सामने। करे आगे बढ़े, चलो। तो पहला आता है आपके सामने इंडो आर्यन फैमिली ग्रुप। देखो भाई, इंडो आर्यन फैमिली ग्रुप में आते हैं आपकी बेसिकली 3 लैंग्वेजेस, संस्कृत, प्राकृत और पाली। ये 3 लैंग्वेजेस आती हैं। सारी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस यहीं से निकली है घूम फिर के, इन तीनों से। कैसे, अब वो समझते हैं। देखो, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम संस्कृत की, और इंडो आर्यन फैमिली ग्रुप किस तरीके से अलग है थोड़ा सा। देखो, इंडो तो हमने बोला इंडिया के लिए, ये आर्यन कौन है? आर्यन कौन है? और आर्यन की ऑथेंटिसिटी को लेके तो बहुत बड़ा डिबेट उठता है कि भाई ये जो हम पढ़ते हैं कि हमारा वैदिक जो सिविलाइजेशन है, हमारे वेद जो है, ये आर्यंस ने लिखे हैं। तो क्वेश्चन यही उठता है कि आर्यंस थे कौन? किसी ने बताया कि तिब्बत से आए, किसी ने बताया मिड एशिया से आए, किसी ने कहा नहीं भाई ये भारत में ही रहते थे। ये थे कौन? तो इसमें
थ्योरीज बहुत सारी है और इसमें हम पढ़ेंगे भी नहीं, हमारे काम की है भी नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे जो सबसे ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है वो मानी जाती है मैक्स मूलर की, जिसने ये बताया था कि आर्यंस जो थे मिड एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक, तो इसीलिए अब जब ये मिड एशिया से आए तो अपने साथ अपनी एक लैंग्वेज लेके आए और वो लैंग्वेज यहां पे मिक्स हो गई। समझ गए? तो इसीलिए आप देखोगे इंडो आर्यन जो फैमिली ग्रुप है इस पे एक फॉरेन इन्फ्लुएंस हल्का सा देखने को मिलेगा आपको, एक हल्का सा फॉरेन इन्फ्लुएंस रहेगा और ये बहुत लंबे समय तक रहेगा, बहुत लंबे समय तक। कैसे? एक तो भाई हमें जो आर्यन वाला दिखता है ये, दूसरा जब क्योंकि हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज है, जब नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत आएंगे, मुगल्स आएंगे, तो वो क्या लेके आएंगे? वो पर्शियन लेके आएंगे, फारसी, वो टर्किश लेके आएंगे। जब पर्शियन और टर्किश इंडियन लैंग्वेज के साथ मिलती हैं तो एक लैंग्वेज का जन्म होता है उर्दू, ठीक, जो कि नॉर्थ इंडिया की ही लैंग्वेज बनेगी। तो असल में हम कह सकते हैं कि इंडो आर्यन फैमिली ग्रुप जो है और इसमें जो भाषाएं आती है इसमें हमें सबसे ज्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिला एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम्स तक, क्योंकि जब अंग्रेज भी आए तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रहे और इंग्लिश भी सबसे पहले नॉर्थ इंडिया की तरफ ही आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब इसमें सबसे पहले उठाते हैं भाई हम संस्कृत को। देखो, संस्कृत को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, सारी भाषाओं की आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को। आदि जननी मतलब सारी भारतीय भाषाएं नॉर्थ इंडिया की सब संस्कृत से ही निकली है, सब कुछ संस्कृत से बाहर आया है। ठीक, और एक और नाम जो संस्कृत का आता है, संस्कृत को कहा जाता है देववाणी। देववाणी मतलब द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, भगवान की भाषा, देवों की भाषा। तो संस्कृत को कहा जाता है द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, जिसमें भगवान बात करते हैं। अब देखो, अब इसी में एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि अगर सपोज मैं बोलूं कि भाई भाषा या लैंग्वेज का आपको सबसे ओल्ड टेक्स्ट या ओल्ड इंस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है, भारत में सबसे प्राचीन क्षेत्र जहां पर आपको लैंग्वेज दिखी, तो वो कहां हो सकता है? अरे देखो, सिंपल, कि इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होता है एक मीडियम अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाने का, यही भाषा होती है। ठीक, कि भाई मुझे अपने थॉट्स आप लोगों तक पहुंचाने हैं तो मुझे एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम होगा लैंग्वेज। अब वो मीडियम, वो लैंग्वेज लिखित हो सकती है, मैं लिख के अपने थॉट्स तुम्हें बता सकता हूँ, ओरल हो सकती है, मैं बोल के अपने थॉट्स तुम्हें पहुंचा सकता हूँ, साइन लैंग्वेज हो सकती है, मैंने कुछ ना बोला ना कुछ मैंने लिखा, मैंने एक इशारा किया, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने ऐसे करा तो समझ गए कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। ठीक, तो ये है। अब जो सबसे ओल्डेस्ट हमें मिलता है वो मिलता है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी इंडिया की। ठीक, तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा हटके है इससे, बेसिकली हम यहाँ पे हिस्ट्री या ओरिजिन की बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो वही सबसे ओल्डेस्ट हमें दिखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी भाषा थी, लेकिन वो भाषा कैसी थी? कुछ ऐसी, ये लैंग्वेज है उनकी, ठीक, ऐसी। तो भाई सबसे पहले भाषा इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखी हमें। अब वो अलग बात है कि इन्होंने लिखा क्या वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए, लेकिन कुछ तो इन्होंने लिखा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी हमें बर्तन मिले, जितनी भी हमें सील्स मिली, सब में ऐसे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, लेकिन आज तक ये डिकोड नहीं हो पाए कि कहना क्या चाह रहे थे। लेकिन भाषा थी इनके पास, लैंग्वेज थी इनके पास, ये बातचीत करते थे। ठीक, इसके बाद जो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो पढ़ने की चीज हमारे पे आई, मतलब कुछ ऐसी चीज लिखी गई जो हमने पढ़ भी लिया, वो आया वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड वो था जिसमें हमारे वेद लिखे जा रहे थे, जो इस सभ्यता के तुरंत बाद आया। और वैदिक पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन के आई संस्कृत, क्योंकि हमारे जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के, ऋग्वेद, ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया।
जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है पूरे वर्ल्ड का, उससे प्राचीन बुक कोई नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई भारत में सबसे पहले जो भाषा बोली गई होगी या लिखी गई होगी वो संस्कृत थी, क्योंकि लिखने की कोशिश इन्होंने की लेकिन समझ ही नहीं पाए लिखा क्या था, तो फिर कोई फायदा नहीं है। पिक्टोग्राफी कहा जाता है इनकी लैंग्वेज को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ने बनाया, इस लैंग्वेज को कहा जाता है पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी हिंदी में से कहते हैं हम भाव चित्रात्मक भाषा। भाव चित्रात्मक मतलब पिक्टोग्राफी मतलब पिक्चर्स बनाना। जैसे आप देखोगे इंसान को उन्हें दिखाना है तो इंसान की उन्होंने फोटो ही बना दी, ठीक है। मछली को दिखाना है तो मछली की चित्र बना दिया, और स्टेडियम को दिखाना है तो स्टेडियम बना दिया। उसे पिक्टोग्राफी या भाव चित्रात्मक कहा जाता है। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा संस्कृत पे आते हैं। अब संस्कृत के भाई वैसे तो हमारे पास वेद है, पूरा अखंड ज्ञान है वेदों में। अब दो चीज आपको समझनी है संस्कृत से कि संस्कृत जो भाषा आई असल में, अगर आपसे पूछेगा संस्कृत का ओरिजिन कहां से है, तो ओरिजिन है वैदिक पीरियड से। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछे कि द गोल्डन पीरियड क्या था संस्कृत का, जब संस्कृत अपने चरम पर गई, वो था द गुप्त पीरियड। ठीक, देखो गुप्त पीरियड को द गोल्डन एज ऑफ संस्कृत कहा गया। यहां पे संस्कृत अपने सबसे रिफाइन रूप में थी, सबसे बेहतरीन रूप में। ऐसा क्यों? भाई वेदों से बढ़िया तो कुछ नहीं है, हम ये मानते हैं, वेदों से बेहतरीन टेक्स्ट तो कोई था नहीं, लेकिन हमने वहां पे गोल्डन पीरियड नहीं कहा, हमने गोल्डन पीरियड इसे कहा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है। गोल्डन पीरियड उसे कहा जाता है जो ट्रेंड सेटर होता है, एक ट्रेंड को खत्म करके दूसरा ट्रेंड शुरू करना। और गुप्ता पीरियड को हम इसलिए गोल्डन पीरियड कह रहे हैं संस्कृत का, क्योंकि भाई अभी तक जो संस्कृत में बुक्स लिखी जा रही थी वो या तो रिलीजियस थी, वेद उपनिषद ये सब, या फिर वो पॉलिटिकल थी, जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र। ठीक, और या फिर आप कहोगे पाणिनि की एक बुक थी अष्टाध्यायी। ठीक, इस बुक को ध्यान रखना, वैसे पॉलिटिकल तो नहीं है लेकिन इसके बारे में आपको बता देता हूं। एक राइटर थे पाणिनि, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ध्याय, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी इसे ओल्डेस्ट ग्रामर बुक कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी व्याकरण की बुक है, ओल्डेस्ट ग्रामर बुक ऑफ इंडिया, जिसमें भाषाओं के रूल्स, ग्रामर मतलब क्या होता है, रूल्स होते हैं, कौन सी मात्रा लगेगी, कैसे लिखे जाएंगे, भाषाएं कैसे लिखी जाती है। तो इसे, इस बुक से आप कह सकते हो ये है द साइंस ऑफ लैंग्वेज। द साइंस ऑफ लैंग्वेज, यहीं से भाषा को बेहतर तरीके से लिखना शुरू हुआ। ठीक, हाँ वापस हम गुप्तों पे आते हैं कि भाई गुप्तों के समय अलग क्या था। गुप्तों ने रिलीजियस चीजों को तो रखा कि भाई ठीक है, गुप्तों के समय पुराण भी लिखे गए, लेकिन गुप्तों ने एक नई चीज ऐड करी, वो था नॉन रिलीजियस थी। जैसे कालिदास की रोमांटिक स्टोरीज, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ठीक, विशाख दत्त की स्टोरीज, शूद्रक की स्टोरीज। तो गुप्तों के समय क्या था, नॉन रिलीजियस थीम्स बहुत चर्चाओं में रहे, बहुत ज्यादा। अब इस समय लोगों ने रिलीजियस नहीं, नॉन रिलीजियस बुक्स पढ़नी ज्यादा शुरू कर दी थी। कालिदास ने जो बुक्स लिखी, हालांकि हम उसे इंडियन लिटरेचर में पढ़ेंगे अलग से, अभी हम भाषा पढ़ रहे हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ रहे, लेकिन भाई ये जो था ये ट्रेंड सेटर थे कालिदास, इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री में या इंडियन लैंग्वेज की हिस्ट्री में। मतलब संस्कृत को संस्कृत को रोमांटिक भी बनाया जा सकता है। ये इन्होंने, कालिदास की बुक्स कौन सी भाषा में है, सब संस्कृत में ही लिखा है उन्होंने, तो संस्कृत को रोमांटिक भी बनाया जा सकता है, वो उन्होंने दिखाया, इसलिए वो गोल्डन पीरियड कहा। अब ये तो रहा संस्कृत की कहानी। ठीक, हम आते हैं हम अपने दूसरे वाले पे, जो है, जो हमने यहां पे देखा था कि संस्कृत के बाद आता है सेकंड फेज प्राकृत का। प्राकृत को समझते हैं यहाँ पे।
देखो भाई, प्राकृत जो लैंग्वेज है ये संस्कृत से ही रिफाइंड हुई है। कैसे? संस्कृत जो थी, संस्कृत एक बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत टफ लैंग्वेज। तो जब उसे इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, जब उसे रिफाइन हुआ, तो उसी का एक रूप आया प्राकृत। ठीक, मतलब प्राकृत और संस्कृत लगभग एक है, लगभग एक, बस ये इसका रिफाइन रूप है, रिफाइन इजी रूप है इसका। ये कई सालों तक जो प्राकृत थी ये आम लोगों की भाषा बन गई, कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि संस्कृत बोलना टफ होता था, ना हर कोई बोल सकता है, ना हर कोई पढ़ सकता था। लेकिन प्राकृत एक लोकल लैंग्वेज थी, तो इसे लोग समझ पा रहे थे, इसे लोग रिलेट कर पा रहे थे, तो ये कई सालों तक लोकल लैंग्वेज बन के रही, आम भाषा लोगों की। अब देखो, प्राकृत असल में भाई जैसे संस्कृत है ना, वैसे ही प्राकृत है कि प्राकृत एक फैमिली है पूरी। प्राकृत भाषा के अंदर कई सारी भाषाएं आती है, कई सारी भाषाएं। आप इसे ऐसा समझो, जैसे सपोज कि भाई एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी का, वैसे तो बहुत आगे की कहानी है, लेकिन आप समझो। हम ये कहते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है, पूरा नॉर्थ इंडिया एक हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। मेरे को ये बताओ, एक हरियाणा का बंदा भी हिंदी बोल रहा है, एक गुजरात का बंदा भी हिंदी बोल रहा है, गुजराती बोलेगा वो अलग, लेकिन हिंदी तो बोलता है। यूपी में भी हिंदी बोल रहा है, बिहार का बंदा भी आपसे हिंदी में ही बात करेगा। पहाड़ गढ़वाली जो होगा वो भी हिंदी बोल रहा है और मैं भी हिंदी बोल रहा हूं। लेकिन क्या मेरी हिंदी और हरियाणा की हिंदी में फर्क होगा? बिल्कुल होगा भाई। मेरी ये हिंदी लैंग्वेज है साधारण, हरियाणा वाला इसे खड़ी कर देगा, कह रहे भाई क्या हो गया। बिहार में थोड़ा सा घूम जाएगी ये भाषा, लंबा खींचा जाएगा। गुजरात में थोड़ी सी पतली हो जाएगी, अरे केम छो भाई जी, तो लंबी हो गई। बोली सबने हिंदी, लेकिन सब में क्या आया, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आना शुरू हो गया, जो थोड़ा रीजनल इफेक्ट था वो दिखेगा। जयपुर में अलग दिख जाएगा, ठीक है। आप किसी ब्रज वाले से बात करना हिंदी में, उसकी भाषा ही आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी, उसने बोला क्या। किसी इटावा, यूपी में एक चित्र था इटावा वाले, उनसे हिंदी सुनना, क्या कर रहे हो, ऐसी भाषाएं हैं। तो बोलेंगे हिंदी, लेकिन हिंदी के भी कई रूप दिखाएंगे आपको। वैसी ही प्राकृत है, कहने को पूरे नॉर्थ इंडिया में एक टाइम प्राकृत बोली जाती थी, लेकिन प्राकृत में अलग अलग रूप निकल रहे थे धीरे 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 धीरे। जैसे प्राकृत में ही निकल रहा था मगधी। मगधी प्राकृत से अलग नहीं है, प्राकृत के अंडर ही मगधी है। मगधी, अर्ध मगधी, मगधी का भी बिगड़ा हुआ रूप, ठीक। महाराष्ट्री, यहीं से बाहर आई है, महाराष्ट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट अपभ्रंश, सबसे इंपॉर्टेंट अपभ्रंश, ठीक। और वैसे तो बहुत सारी हैं इसमें, बहुत ही सारी हैं, लेकिन एक मैं उठाऊंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो है प्राकृत से ही निकली पाली। पाली लैंग्वेज अलग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होने वाली है पाली। ये प्राकृत का ही एक रूप था जो थोड़ा सा अलग दिख रहा था। अब क्योंकि स्टार्टिंग में प्राकृत एक लोकल लैंग्वेज बन चुकी थी, तो प्राकृत को ही अपनाया जैन, जैन धर्म ने। जैनिज्म की लैंग्वेज है प्राकृत। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि प्राकृत के अंडर ये सब आते हैं, ठीक। इसमें से दो हैं हमारे काम के, एक तो अपभ्रंश है और एक पाली है, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आगे। अगर आप देखोगे कि जैन ग्रंथ, जो स्टार्टिंग में जैन ग्रंथ लिखने शुरू हुए, वो कौन सी भाषा में थे? कहने को तो प्राकृत में थे, लेकिन अगर आप जूम करके देखोगे तो वो सारे अर्धमागधी में लिखे हुए थे, अर्धमागधी में थे सारे, जो इसका ये एक पार्ट है, ठीक। क्योंकि देखो अर्धमागधी ही क्यों, जो मागधी या मगधी, मगध जो आपने सुना है, मागधी या अर्धमागधी बोली जाती है बिहार में, ठीक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? बिहार में ही होता है। तो बिहार में ही, बिहार के ही थे वो, और बिहार के थे तो जो भाषा वहां बोली जा रही थी, उन्होंने उसी भाषा में उन्होंने ज्ञान लिया
और उसी भाषा में ज्ञान दे भी दिया। तो बिहार में कौन बोल रहे, बिहार में अर्धमागधी बोली जा रही थी, तो इसलिए बुक्स भी किस में लिखी गई, अर्धमागधी में लिखी गई। लेकिन एक ब्रॉड कैटेगरी किसकी थी वो, प्राकृत की, तो भाई हमने प्राकृत बोल दिया। ये है, इसमें अगर आप जूम करके देखोगे क्लियर है, क्योंकि ये बिहार में थे इसी वजह से इन्होंने अर्धमागधी को ही चूज कर लिया। अगर उत्तराखंड में उत्तराखंड कह रहा हूं मैं, अगर महाराष्ट्र में पैदा होते तो क्या पता महाराष्ट्री में देते उपदेश, ठीक, ये भी हो सकता था। यहां तक प्राकृत का समझ आया, ये प्राकृत की कहानी है। अब प्राकृत के ही दो अंग हैं, एक है अपभ्रंश और एक है पाली। इन्हें समझते हैं, पहले पहले पाली को समझते हैं। पाली एक बहुत बढ़िया लैंग्वेज थी। तो पाली से लोग ग्रेजुएशन करते हैं अभी भी, मास्टर्स करते हैं पाली से, मास्टर्स करते हैं प्राकृत से, और शायद यूपीएससी के ऑप्शनल में भी है पाली, तो वहां भी है ये ऑप्शनल में, ठीक। चलो, तो हाँ अब बात करते हैं देखो पाली की। अब देखो पाली की कहानी क्या है, और यहां पर आप इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज भी समझ जाओगे क्या होता है। देखो हमने देखा संस्कृत थी, संस्कृत से रिफाइन होके कौन बना, प्राकृत बनी, और प्राकृत से रिफाइन होके पाली बनी। ये सबसे रिफाइंड रूप है, प्राकृत से भी इजी पाली थी, सबसे इजी लैंग्वेज, ठीक। तो आगे चल के कॉमन लैंग्वेज कौन बन गई, पाली बन गई, पाली बनी। अब यहाँ पे देखो फर्क समझो, फर्क ये हुआ कि भाई देखो संस्कृत तो ब्राह्मण के पास चली गई, ब्राह्मण उसका यूज कर रहे हैं, प्राकृत और पाली समाज में रही, क्योंकि संस्कृत सिर्फ पूजा के समय अब यूज होती थी, अब हम गुप्तों से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब दो लैंग्वेज थी, प्राकृत और पाली। अब इनमें फर्क ये था कि प्राकृत का एक बहुत रिफाइंड रूप था पाली, तो पाली बोलते थी आम जनता, और प्राकृत बोलते थे एक अपर क्लास, राजा महाराजा, जो वो दिशा देते थे, ऑर्डर्स लिखते थे, वो प्राकृत में थे। आप इसे ऐसा ही मानो कि आप इसे कंपेयर कर सकते हो, जैसे सपोज पाली हो गई आज की हिंदी और प्राकृत हो गई आज की इंग्लिश। समझ गए कि दोनों बोली जा रही हैं। अगर मैं देहरादून की बात करूं, देहरादून में दोनों दिखेंगे आपको, इंग्लिश बोलते हुए दिखेंगे, हिंदी, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक। अब अगर मुझे उत्तराखंड में देहरादून में इलेक्शन में खड़ा होना है, मैं कौन सी भाषा बोलूं जिससे लोग मेरे साथ जुड़ जाए, हिंदी बोलूं, क्योंकि हिंदी से क्या होगा, लोग मुझे समझ जाएंगे। यही किया बुद्धिज्म ने। आप देखोगे दो रिलीजन भारत में आए, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक। दोनों का प्राइम टाइम एक ही था, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ये दोनों कंटेम्प्रेरी एक दूसरे, एक ही समय था। बुद्धिज्म भारत के बाहर जाके सबसे बड़ा रिलीजन बना, चाइना गया, तिब्बत गया, जापान गया, थाईलैंड गया, पूरे में। और जैनिज्म भारत में ही रह गया, और भारत में भी माइनॉरिटी बन गया, किसी और कंट्री में नहीं दिखेगा, लेकिन बुद्धिज्म आपको पूरा एशिया में दिखेगा। ऐसा क्यों, तो इसका जो मेजर था वो था इसकी लैंग्वेज। गौतम बुद्ध ने लैंग्वेज चूज करी पाली, सारे उपदेश पाली में दिए, लोग समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों ने रिलेट करा। महावीर स्वामी ने उपदेश दिए प्राकृत में, प्राकृत में राजा तो समझ गया लेकिन प्रजा नहीं समझ पाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। वही है कि अगर मैं इंग्लिश में स्पीच दे दूं देहरादून के परेड ग्राउंड में जाके, तो कुछ लोग ही मुझे समझ पाएंगे, लेकिन मैं हिंदी में बोल दूं तो सब समझ जाएंगे। यही था, ये होता है द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज एक धर्म को पूरे एशिया में फैला देती है, और एक लैंग्वेज उस धर्म को एक छोटे से एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर देती है। जबकि दोनों की फिलॉसफीज लगभग लगभग सेम है, दोनों अहिंसा की बात करते थे, मत मारो, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, लगभग सेम थे। लेकिन बुद्धिज्म कहाँ पहुंच गया, सिर्फ लैंग्वेज, लैंग्वेज चूज करी थी उन्होंने, पाली। तो ये लैंग्वेज है बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म की, ठीक। जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वो सब आपके पाली में लिखे गए।
अब देखो, हमने ये देखा कि प्राकृत की कई सारी ब्रांचेस आ रही थी बाहर। जो हमने पीछे देखा, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ये वो दुनिया भर की ब्रांचेस आ रही थी। अब इनमें से ना दो ब्रांचेस थी जो आपकी बहुत स्पीड में बढ़ी। ये थी पाली, जो बहुत तेजी से लोगों में इन्फ्लुएंस हो रहा था, लोकल लैंग्वेज, और इसके ठीक पीछे चल रहा था अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है, अब मेन चीज हम वो समझेंगे। और अपभ्रंश ही है जिससे आपकी मॉडर्न लैंग्वेजेस निकली, हिंदी, बंगाली, असमी, सब कुछ अपभ्रंश से बाहर आएगा। ठीक, तो सेकंड ब्रांच जो चल रही थी साथ साथ पीछे पीछे, वो थी अपभ्रंश। अपभ्रंश देखो, अपभ्रंश के लिए एक वर्ड और यूज होता है, अवहट। अवहट, अवहट। देखो भाई, अपभ्रंश मतलब क्या होता है? अपभ्रंश मतलब होता है किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। जब वो भाषा बिगड़ती है, उसी को अब आप बोलोगे तो नेगेटिव हो गया। देखो कैसे, जब पाली चल रही थी पूरे इंडिया में, पूरे इन्फ्लुएंस में थी, जब ये पाली गुजरात में गई, पूरे नॉर्थ इंडिया में बोल रहे थे लोग, गुजरात में गई तो एक गुजराती कल्चर इसमें आना शुरू हुआ। जो मैंने आपको बताया कि बोलने को तो सभी हिंदी बोलते हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से बोल देते हैं। यही हुआ पाली के साथ कि अपभ्रंश और पाली बहुत क्लोज थे, लेकिन जब ये आपके इन वाले एरियाज में गए, जैसे गुजरात में गए, तो इसमें गुजराती टेक्सचर आना शुरू हो गया, तो फिर वहां से गुजराती लैंग्वेज निकली। जब बंगाल में गए तो अवहट क्या है, बेसिकली पाली का एक बिगड़ा हुआ रूप है, बिगड़ा हुआ रूप। ट्रेडिशनल पाली ऐसी नहीं थी, लेकिन जब ये गुजरात में गई तो इसमें गुजराती टेक्सचर आया, बंगाल में गई बंगाली टेक्सचर आया, असम में गई असमिया टेक्सचर आया, और इसी ने जन्म दिया मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज को, मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को, जिसमें आती है आपकी खुद हिंदी, बंगाली, जितनी भी लैंग्वेजेस आप पढ़ते हो नॉर्थ इंडिया में जो बोली जाती है, असम, असमीज, सारी लैंग्वेजेस जो आप नॉर्थ, साउथ में मत शामिल करना, नॉर्थ की सारी, सब अपभ्रंश से टूट फूट के निकली बाहर। ठीक, जब पंजाब में गई तो पंजाबी बनी, महाराष्ट्र में गई तो मराठी बनी, ये सब घूम घूम के ही निकली हैं सारी, चेंजेस हो के राजस्थानी, समझ गए? तो ये है नॉर्थ इंडिया की भाषाओं की स्टोरी। तो आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, कौन से फैमिली ग्रुप की भाषा बोलते हो? इंडो आर्यन, आप इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते हो। अभी देखो, इसमें उर्दू का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उर्दू का जिक्र आपको जब हम लिटरेचर पे आएंगे, लिटरेचर वाले पोर्शन में, जब हम दिल्ली सल्तनत मुगल्स पे जाएंगे, तब उर्दू दिखेगी आपको बहुत लेट में, क्योंकि मुगल्स उर्दू नहीं बोलते थे, मुगल्स पर्शियंस बोलते, फारसी बोलते थे, उर्दू तो उसके बाद आई, मुगलों के बाद, तो वो बहुत लेट लिटरेचर है आपका। अब हम आते हैं फाइनली नॉर्थ इंडिया को खत्म करके, लैंग्वेज को खत्म करके साउथ इंडिया पे। अब हम पढ़ेंगे द्रविडियन। अच्छा, एक चीज और जो बताया मैं आपको कि इंडो आर्यन ग्रुप जो है, इंडो आर्यन फैमिली की जो भाषाएं हैं, इंडिया की 70% पॉपुलेशन इंडो आर्यन लैंग्वेज को बोलती है। इंडिया की 70% पॉपुलेशन इंडो आर्यन लैंग्वेज को बोलती है, जो अभी आप पढ़ रहे थे सारी, ठीक है, जिसमें सब आएगी, हिंदी, बंगाली, सब कुछ। अब आते हैं हम द्रविडियन पे, एक बहुत टिपिकल। अब देखो, ये थोड़ी सी टफ होगी आपके लिए, वो इसलिए क्योंकि आपने गुजराती सुनी है, आपने पंजाबी भी सुनी है, करण औजला, आपने हरियाणवी भी सुनी है, आपने बिहारी भी सुनी है, लेकिन आपने तमिल नहीं सुनी, ना ही आपने तेलुगु सुनी है कभी। तो इसलिए ये थोड़ी सी टफ, क्योंकि भाई भारत, नॉर्थ इंडिया का तो आपको पता ही है कि अगर आप यूपी में चले जाओगे तो आपको कितनी भाषाएं दिख जाएंगी,
बिहार में चले जाओ कितनी, लेकिन साउथ इंडिया का आइडिया नहीं है। अब इसे देखो कैसे समझना है। द्रविडियन फैमिली जो है, इंडिया की 25% पॉपुलेशन इस फैमिली ग्रुप की भाषा को बोलती है, 25%। कहने को इसमें 21 लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेजेस आती हैं, 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन आपको 21 नहीं पढ़नी होती। 21 है टोटल भाषाएं जो साउथ इंडिया में बोली जाती है, लेकिन इसमें से जो प्रोमिनेंट हैं जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, इन्हें देखेंगे जो मेन है आपके लिए। तो भाई इसे भी हम देखो, द्रविडियन फैमिली को हम 3 हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका नॉर्थ द्रविडियन, उत्तर। दूसरा हो जाएगा सेंट्रल द्रविडियन, मध्य। और तीसरा हो जाएगा साउथ द्रविडियन, दक्षिण। ऐसे आप पूरे साउथ इंडिया को बांटोगे। अब देखो भाई, जो आपने साउथ इंडिया के लैंग्वेजेस सुनी है, तमिल, तेलुगु, वो सब आपकी इधर आती है साउथ में। इनमें वो भाषाएं आएंगी जो आज तक आपने नहीं सुनी। अब आपने आज तक क्यों नहीं सुनी, वो मैं आपको पहले रीजन बता देता हूं। यूनेस्को ने ये बताया कि इंडिया की 197 लैंग्वेजेस थ्रेटेंड है। मतलब भारत की 197 लैंग्वेज खत्म होने वाली है, थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, बिल्कुल लास्ट बची है। ठीक, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। सिक्किम की एक भाषा है मांझी, ये लोकल लैंग्वेज थी सिक्किम की, मांझी। आज मांझी बोलने वाले सिक्किम में केवल 4 लोग हैं, वो भी एक ही परिवार के हैं। तो जिस दिन वो परिवार बोलना बंद कर देगा मांझी लैंग्वेज को, तो उस दिन वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे करके इंडिया की 197 लैंग्वेजेस थ्रेटन में हैं। और एक रिपोर्ट जो इंडिया में आई थी 1961 के बाद, इंडिया की 200 लैंग्वेज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। 200 लैंग्वेज खत्म हो चुकी है, जिसे बोलने वाला कोई बचा नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज वो भी है जो एक्सटिंक्ट है, खत्म हो चुके हैं। इसलिए आज तक आपने उनके बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि वो उस समय ही 1980s 90s के समय खत्म हो चुकी थी। लेकिन पढ़ना तो है, तो इसलिए हम केवल नाम देखेंगे, ज्यादा डिस्कशन उन पर करेंगे नहीं। ठीक, चलो बढ़े आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम नॉर्थ की उठाते हैं भाई। नॉर्थ द्रविडियन में तो इसमें 3 भाषाएं आती हैं। ठीक है, सिर्फ नाम देखने हमें। पहला आता है आपका ब्रहुई। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो हम हल्का सा डिटेल भी देख लेंगे। ब्रहुई के बारे में एच है ये। दूसरी आती है आपकी माल्टो, और तीसरी आती है करुक। देखो, ब्रहुई जो भाषा है, ये नॉर्दर्न समझ रहे हो, साउथ इंडिया का अपर पार्ट, ये महाराष्ट्र वाली साइड थी ये पहले। उसके बाद जब मराठा आते हैं ना, तो मराठा भी इस लैंग्वेज को बोलते थे हल्का हल्का। और मराठाओं का आपको पता है, मराठा बहुत ऊपर तक जाते हैं, बहुत ऊपर तक। इसी वजह से ये पहुंच गई सिंध में, गुजरात में, और पहुंच गई बलूचिस्तान तक। ओरिजिन इसका साउथ इंडिया का है, साउथ इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन पहुंची कहां? बलूचिस्तान तक। ये आज भी बलूचिस्तान में बोली जाती है, इंडिया में एक्सटेंट है, वहां बोली जाती है। ठीक, फिर आती है माल्टो बोली जाती है आपके बंगाल, लोअर बंगाल का सबसे नीचे का हिस्सा, और उड़ीसा में ये ट्राइबल लैंग्वेजेस है, इसलिए ज्यादा सुनते नहीं आप इनका। ये ट्राइब्स बोलती हैं उड़ीसा की। और सेम एज करुक का भी यही है,
बंगाल में है, उड़ीसा में है, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश के लोअर वाले एरिया में जो महाराष्ट्र से टच होता है वहां पे। और ये तीनों ही भाषा एक्सटेंट के अब कगार पे खड़ी है कि कभी भी आने वाले कुछ सालों में ये खत्म हो सकती है। जो मैंने आपको बताया कि 197 थ्रेटेंड है, उनमें ये तीनों हैं जिन पे खतरा मंडरा रहा है। समझ आया? इजी है। अब अगर हम बात करें, देखो अब सेंट्रल वाले की, जो नॉर्थ में तीन ही आती है और यही है इसकी ट्राइबल लैंग्वेज है तीनों। अब हम अगर बात करें सेंट्रल द्रविडियन की, देखो भाई सेंट्रल द्रविडियन जो लैंग्वेज है, कहने को इसमें 11 भाषाएं हैं, 11 लैंग्वेजेस, लेकिन इन 11 में से 10 लैंग्वेज है ट्राइबल, जो साउथ इंडिया की ट्राइब्स बोलती है, और एक है इसमें तेलुगु। तेलुगु एक सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज है, ध्यान रखना तेलुगु सारी लैंग्वेजेस से अलग है, साउथ इंडिया की सबसे अलग लैंग्वेजेस से माना जाता है। तमिल, मलयालम सब उससे अलग है, तेलुगु सबसे अलग। ठीक, तो यहाँ पर हमें तेलुगु को देखना है। इन 10 का देखो, इन 10 का नाम ऐसा है जो वहाँ की कुछ ट्राइब्स में है, जैसे खोंड ट्राइब है, कुई है, मांडा है, परजी है, ये वहाँ की ट्राइब्स के नाम है, पूछा नहीं जाएगा, बहुत रेयर आता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है तेलुगु। तो हम थोड़ा सा तेलुगु पे डिस्कशन करते हैं। तेलुगु क्या है? तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। जैसी इटालियन लैंग्वेज है वैसी ही तेलुगु है, ठीक है। और साउथ इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन तेलुगु बोलती है, साउथ इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन तेलुगु बोलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, सबसे ज्यादा, तो भारत में सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे आती है हिंदी, सेकंड पे बंगाली, और थर्ड पे तेलुगु। ये इंडिया की टॉप 3 स्पोकन लैंग्वेजेस। सबसे ज्यादा भारत में हिंदी बोलते हैं 40% लोग, फिर बंगाली बोलते हैं और फिर तेलुगु बोलते हैं। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा तेलुगु इन्फ्लुएंसिव है, क्योंकि तेलुगु के 2 स्टेट्स हैं। कौन से? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों तेलुगु लैंग्वेज वाले स्टेट्स हैं। आंध्र प्रदेश, अरे भैया अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ी सी साउथ इंडिया की, तो लड़े हैं लोग भाषा के लिए साउथ इंडिया में, और लड़े भी और मारा भी है लोगों को। जब इंडिया, एक कहानी सुनाता हूं आपको हल्की सी। जब इंडिया आजाद हुआ था, जब ब्रिटिशर्स गए थे यहां से, तो साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा एरिया था जिसका नाम था मद्रास। मद्रास में आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला एरिया जॉइंट था। ठीक, मद्रास में रहते थे 2 लोग, एक जो तमिल बोलते थे, एक जो तेलुगु बोलते थे, और ये दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन बन चुके थे। मद्रास में कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, इसी को लेके झगड़ा था, और ये झगड़ा इतना बड़ा कि लोगों ने एक दूसरे को काटना मारना शुरू कर दिया था। लोगों ने अपने ऊपर आग लगाई थी इसमें, एक बहुत बड़े, और ये लड़ाई इतनी बड़ी हो गई थी कि 1953 में गवर्नमेंट को तोड़ना पड़ा था मद्रास को। फिर एक स्टेट बना तमिलनाडु और एक स्टेट बना आंध्र प्रदेश 1953 में। इस हद तक ये लड़ाई पहुंची थी कि गवर्नमेंट को तोड़ना ही पड़ेगा था पूरा मद्रास। ठीक, आंध्र प्रदेश गया तेलुगु वालों के पास और तमिलनाडु गया तमिल वालों के पास। नाडु मतलब लैंड, द लैंड ऑफ तमिल, तमिलनाडु बना। समझ गए? तो भाषा यहां तक भी करा सकती है चीजों को एक्सटेंड। और सेम ऐसी लैंग्वेज, सेम ऐसी लड़ाई हुई थी गुजरात और महाराष्ट्र में, जो उस समय था सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र की भी यही कहानी थी कि हम, एक वर्ग ने बोला हम मराठी नहीं बोलेंगे, एक वर्ग ने बोला हम गुजराती नहीं बोलेंगे, और आपस में गुत्थम गुत्ती, फिर उसे वहां से तोड़ना पड़ा। एक बना महाराष्ट्र मराठी का और एक बना गुजरात गुजराती का। ऐसे करके लड़ाइयां हुई है भाषा को लेकर कई सारी, और आज भी है।
ठीक, आज भी है लैंग्वेज वाली डिबेट, तो साउथ इंडिया में बहुत एक्टिव रहती है। कन्नड़ बोलो, मराठी बोलो, आज भी ये चीजें हैं वहां पे। ठीक, खैर, तेलुगु की हम बात कर रहे थे, इटालियन ऑफ द ईस्ट इसे कहा जाता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई तेलुगु की शुरुआत कहां से हुई, अभी लिटरेचर की मैं इतनी बात नहीं करूंगा क्योंकि लिटरेचर वाला इसका बहुत बड़ा एक पोर्शन है तेलुगु का। तो तेलुगु में अगर मैं देखूं, हम्म, हाँ, तो तेलुगु में सबसे फर्स्ट एविडेंस जो हमें इसका मिलता है 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में एक राइटर थे जिनका नाम था नन्या, नन्य भट्टारक, नन्य भट्टारक। नन्य भट्टारक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आंध्र महाभारतम, महाभारतम, आंध्र महाभारतम। ये असल में क्या क्या है, महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया गया था। ये महाभारत का तेलुगु वर्जन है और इसे तेलुगु का फर्स्ट लिटरेचर माना जाता है। ठीक, द फर्स्ट नॉन लिटरेचर ऑफ तेलुगु ये बुक थी, फर्स्ट लिटरेचर ऑफ तेलुगु, लिटरेचर ऑफ तेलुगु। यहां से तेलुगु ने अपनी दौड़ पकड़ी। बहुत सुंदर भाषा है, बहुत सुंदर, और बहुत इजी भी है। ठीक, अब आते हैं हम लास्ट साउथ द्रविडियन पे। ठीक है, ये सेंट्रल था, अब आते हैं हम साउथ वाली पे। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? तो तेलुगु इसमें आएगी क्योंकि ये बीच में बोली जाती है आंध्रा में। अब आएंगे हम सबसे नीचे, तो साउदर्न द्रविडियन में आती है भाई आपकी, कहने को तो इसमें 7 लैंग्वेजेस हैं लेकिन हम मेन वाली लैंग्वेजेस को उठाते हैं। तो इसमें आएगी आपकी तमिल, मलयालम और कन्नड़, कन्नड़। ठीक, अब देखो भाई, अब तमिल को समझो आप थोड़ा सा। तमिल साउथ इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज। ठीक, तेलुगु सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और सबसे पुरानी है तमिल। तमिल उतनी ही पुरानी मानी जाती है जितनी संस्कृत है। इसका इतिहास संस्कृत से मैच हो जाता है, इतनी पुरानी लैंग्वेज है। ठीक, और वो हमें कैसे पता चलता है? हम बात करते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद में तमिल शब्द देखने को मिलते हैं, तो माना जाता है कि भाई जब ऋग्वेद लिखी जा रही थी संस्कृत में तो तमिल भी एग्जिस्ट करती थी। तो तमिल टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं वेदों में, तमिल वर्ड्स, तो इसलिए इसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कहा जाता है पूरे साउथ इंडिया की। आप इसे कह सकते हो इंडिया की सेकंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत के बाद, और साउथ इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट। ठीक, अब तमिल केवल इंडिया में ही नहीं बोली जाती, तमिल कहाँ कहाँ बोली जाती है इसे आप लिखना। तमिल नॉर्दर्न श्रीलंका, देखो, नॉर्दर्न श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, मॉरिशस, यहां भी तमिल बोली जाती है। ठीक, अगर हम तमिल लिटरेचर की बात करें कि तमिल लिटरेचर की शुरुआत कहां से हुई, तो भाई उसकी जो बुक आती है उसका नाम है तोल्कापियम, तोल्कापियम। ये फर्स्ट तमिल लिटरेचर माना जाता है जो 1 AD के आसपास लिखा गया था।
180 के आसपास। तमिल बहुत पहले से बोली जाती थी, लेकिन लिखने की शुरुआत इसमें बहुत बाद में हुई, 180 के आसपास हुई, ठीक, फर्स्ट सेंचुरी में। हालांकि तमिल साहित्य बहुत बड़ा है, तमिल लिटरेचर, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ोगे आप लिटरेचर में इसमें, ठीक है। फिर सेकंड आती है आपके सामने कौन सी, मलयालम। मलयालम देखो एक न्यूएस्ट लैंग्वेज है, न्यूएस्ट मतलब सबसे लेट में मलयालम आती है, मिलती जुलती है ये सारी तमिल से ही, ठीक, तेलुगु को छोड़ के ये मलयालम कन्नड़ ये सब तमिल से बहुत क्लोज है, एक जैसी दिखती है दिखने में, थोड़ा थोड़ा फर्क है हल्का हल्का। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक, सॉरी मलयालम की बात करें ना, मलयालम बोली जाती है आपकी केरल में, केरल की लैंग्वेज है मलयालम, केरल की स्टेट लैंग्वेज। और इसका जो फर्स्ट टेक्स्ट माना जाता है वो था 12th सेंचुरी में, एक बुक लिखी गई थी रामचरितम, रामचरितम, नंदी ने इस बुक को लिखा था, नंदी ने रामचरितम लिखा गया, जिसे नंदी ने लिखा, और इसे फर्स्ट मलयालम लिटरेचर माना जाता है, मलयालम की पहली किताब, ठीक। और लास्ट आती है कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटकम, कर्नाटका, कर्नाटका। तो इसकी बुक की बात करें तो वही 9th सेंचुरी में एक बुक लिखी गई, कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग। और एक कवि राजमार्ग किसने लिखी, तो एक राजा थे जिसका नाम था अमोघ वर्ष, जो कि एक राष्ट्रकूट राजा था, राष्ट्रकूट किंग। तो एक राष्ट्रकूट किंग था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का राजा था अमोघ वर्ष, उसने बुक लिखी थी कवि राजमार्ग, जिसे फर्स्ट कन्नड़ लिटरेचर माना जाता है, यहां से कन्नड़ लैंग्वेज की शुरुआत हुई, है बहुत पुरानी है, इसका कन्नड़ के हमें इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं फिफ्थ सेंचुरी के, लेकिन बुक पहली इसकी यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तो हो गया द्रविडियन, साउथ इंडिया में ये भाषाएं बोली जाती हैं सारी। लास्ट अब इसमें जो बचता है वो है आपकी तिब्बतियन, सीनो तिब्बतियन, बस उसे खत्म करेंगे फिर, ज़्यादा बड़ा है नहीं वैसे वो, छोटा ही है। तो लास्ट फैमिली आती है सीनो तिब्बतियन, ठीक, इसमें आपको भाई खुद से भी बहुत सारी चीजें लिखनी होगी। देखो सीनो तिब्बतियन क्या है, सीनो वर्ड जो यूज होता है ना, ये यूज होता है चाइना के लिए, मतलब ये वो भाषा है जिसपे तिब्बत और चाइना का इन्फ्लुएंस दिखता है बहुत ज्यादा, इसलिए ये कहाँ बोली जाती है, इसलिए ये प्रॉपर हिमालयन एरिया में बोली जाती है, जो हिमालयन एरिया है या जो तिब्बतियन एरिया है, तिब्बतियन या चाइनीज एरिया में बोली जाती है, ठीक। अब इस सीनो तिब्बतियन की बात करें तो इंडिया की लगभग 0.6% पॉपुलेशन इसे बोलती है, बहुत कम है, 1% भी नहीं बोल पाते, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो 0.6% पॉपुलेशन बोलती है, चार भागों में इसे बांटा जाता है पढ़ने के लिए। अब आपको लिखनी होंगी कुछ, चार भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला आता है लद्दाखी, लद्दाख, सॉरी लद्दाख नहीं, पहला आता है इसका तिब्बतियन, तिब्बतियन ग्रुप। अब तिब्बतियन ग्रुप में कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं वो लिखो आप। पहला इसका तिब्बतियन ग्रुप आता है, इसमें बोली जाती है सिक्किमिस, जो सिक्किम में बोली जाती है सिक्किमिस, शेरपा, ये नेपाल बॉर्डर पे आती है, शेरपा, भूटिया, लद्दाखी, लद्दाखी, और लाहौली,
LAHULI, लाहुली। कहाँ है लाहुल एरिया बताओ? लाहुल स्पीति का है, हिमाचल में। हिमाचल में बोली जाती है। ठीक, ये हो गई तिब्बतियन। सेकंड है इसकी, सेकंड ग्रुप है हिमालयन ग्रुप। हिमालयन ग्रुप, हिमालयन ग्रुप में पहली आती है किन्नौरी। किन्नौरी, बताओ किन्नौरी कहाँ बोली जाती होगी? किन्नौर कहाँ है? हिमाचल में, ये भी हिमाचल की है। और हिमाचल। दूसरी है लिम्बू, LIMBU, लिम्बू। लिम्बू कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है। ठीक, सिक्किम की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है लिम्बू। थर्ड ग्रुप आता है नॉर्थ असम। नॉर्थ असम, अब देखो असम की लैंग्वेज सारी पूछिएगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि असम की लैंग्वेज के जो नाम है वो उनकी ट्राइब्स के नाम के ऊपर है। जो ट्राइब जो भाषा बोलेगी वही उस लैंग्वेज का नाम पड़ जाएगा। जैसे पहली है अबोर, ABOR, देखो पहली अबोर, अबोर। दूसरी है डाफला, डाफला। मिशमी, मिशमी, MISHMI, मिशमी। आका, AKA, आका, आका। और मीरी, MIRI, मीरी। यह है नॉर्थ असम। ठीक, और फिर आती है आपकी लास्ट असम बर्मीज ग्रुप। देखो लास्ट इसका ग्रुप आता है असम बर्मीज। देखो ये कहाँ बोली जाएगी? अब आप बोलोगे सर असम की तो पढ़ ली हमने, ये कौन सी है? बर्मीज वर्ड है, आया है बर्मा से। बर्मा ओल्ड नेम है म्यांमार का। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जो म्यांमार बॉर्डर पे बोली जाती है, म्यांमार बॉर्डर पे बोली जाती है। ठीक, इसमें कौन सा, इसमें म्यांमार बॉर्डर पे जितने भी स्टेट्स हैं, तो मणिपुर हो गया, वो उन सब में भी ये लैंग्वेजेस आ जाएंगी और ये आपको दिख भी जाएंगी अभी। इसमें पहली आती है कुकी। कुकी, अभी मणिपुर में क्लैश हुआ था, कुकी को लेके ही हुआ था। कुकीर हो गया। मिकिर, MIKIR, मिकिर। फिर आती है बोडो, बोडो नेक्सलाइट ग्रुप है पूरा इस नाम से, बोडोलैंड की जो मांग करता है, वो बोडो ये है जिस एरिया में बोडो बोली जाती है। और एक है नागा, नागालैंड वाला। नागालैंड भी म्यांमार बॉर्डर पे है, नागा। तो ये हो गया भाई आपका बर्मीज ग्रुप। ठीक है, अब इसमें लास्ट चीज आती है, बस लास्ट है, फिर से हम खत्म करेंगे। वो आती है कि भाई इतनी सारी लैंग्वेजेस में से भारत ने कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे रखा है। ठीक, जिन्हें हम शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं। तो कितनी है इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस? बोलो, गर्दन तो बहुत तेज हिलाई थी तुम लोगों ने कि हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, क्लासिकल लैंग्वेज होती है कितनी है? 22 क्लासिकल लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा होगी। 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत में, वो तो राजकीय भाषा है जिसमें कामकाज होते हैं सरकार के। ये है क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज है 11, 11 है। देखो मैंने आपको बताया था जो क्लासिकल का दर्जा देते हैं वो क्यों देते हैं। ऐसी चीजें, ऐसी आर्ट जो बहुत एंशिएंट हो, चाहे क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे क्लासिकल डांस हो, या क्लासिकल लैंग्वेज हो, सेम क्राइटेरिया लगभग हम मान सकते हैं एक ब्रॉड, कि भाई जिनका इतिहास बहुत पुराना हो और जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सटिंक्ट के पास आ चुकी हो, तो उन्हें बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, हम सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज है संस्कृत। संस्कृत ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाली है। क्यों? भारत में एक ही वर्ग बोलता है, ब्राह्मण, और वो भी जब पूजा पाठ करते हैं। आम बोलचाल में तो वो भी संस्कृत का यूज नहीं करेंगे। तो फिर भाई ऐसे तो खत्म हो जाएगी लैंग्वेज फिर। तो उसे कंजर्व करने के लिए उसे क्लासिकल लैंग्वेज बना दिया गया कि भाई अब तो कम से कम ये बची रहेगी। ठीक, ये है। तो और किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कौन देता है?
संगीत नाटक अकादमी, इसका कई बार जिक्र हमने कर लिया है। संगीत नाटक अकादमी ये वो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज, किसी डांस को क्लासिकल डांस, किसी म्यूजिक को क्लासिकल म्यूजिक का दर्जा देती है। काम किसके अंडर करती है? अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये काम करती है। ठीक है, अब देखो 11 क्लासिकल लैंग्वेज आपको देखनी है, बस नाम लिखने इनके। अब देखो 11 में से ना 6 लैंग्वेज तो वो थी जिन्हें पहले दर्जा मिल चुका था, 5 लैंग्वेजेस को 2024 में दर्जा दिया गया क्लासिकल का। तो 5 2024 और 6 जिन्हें पहले मिल चुका था, तो उन्हें देखनी है। तो लिखें, तो ऐसे लिखो, देखो पहली है इसमें जैसे तमिल, तमिल को दर्जा मिला था 2004 में, ऐसे लिखना है आपको। तो पहली क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की तमिल, जिसे मिला 2004 में। सेकंड है संस्कृत, 2005। थर्ड है कन्नड़, कन्नड़ 2008। स्टेट्स पता चल गए? 8। फिर है तेलुगु 2008, 8 में ही है दोनों, कन्नड़ तेलुगु। फिर है मलयालम 2013, 2013। फिर है ओडिया, उड़ीसा में जो बोली जाती है ओडिया, 2014। और फिर 2024 में 5 लैंग्वेजेस को दिया गया एक साथ, तो 2024 लिख के डैश करके। तो पहली है मराठी, मराठी। दूसरी है पाली, तो पाली एक क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की, पाली। फिर है प्राकृत, प्राकृत। फिर है बंगाली, और फिर है असमीज, असमीज। देखो बंगाली एक्सटिंक्ट नहीं होगी, बंगाली तो भाई सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बोलती है। बंगाली को जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, वो मिला है इसके रिच कल्चरल लिटरेचर हिस्ट्री के लिए। इसकी लिटरेचर हिस्ट्री इतनी बेहतरीन है कि उसे एक स्पेशल स्टेटस देना जरूरी था, बंगाली कल्चर हिस्ट्री, क्योंकि इसमें रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह ये सब लोग आ जाएंगे, बंगाली से ही सारी लहर उठी है। तो अपनी रिच कल्चरल हिस्ट्री, लिटरेचर हिस्ट्री के लिए उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। सेम एज मराठी, मराठी का भी यही है, हिस्ट्री बहुत यूनिक है इनकी। ठीक है, चलो अब इसमें देखो बचता क्या है। बचता यह है कि लैंग्वेज जब आप पढ़ रहे हो, अभी लैंग्वेज में एक क्लास और है आधी, जिसमें हम डिफरेंस समझेंगे, नेशनल लैंग्वेज क्या होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, क्लासिकल तो आपने देख ही ली, और स्टेट लैंग्वेजेस क्या होती है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वर्क है इसके, कहाँ कहाँ लिखा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्थान दिया है भाषा को, पूरा पार्ट ही भाषा का है, वो देखेंगे। कुछ एक्ट्स देखेंगे, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, भारत सरकार जब कानून बनाती है तो कौन सी भाषा में छपते हैं, इंग्लिश या हिंदी में, और कोर्ट की लैंग्वेज क्या होती है। ठीक, और उसके बाद हम आएंगे लिटरेचर पे पूरा। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा।